Assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is your host Shiva Gill. प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद शिवा गिल के साथ मौजूद हैं. आजकल हम आपको तारुफ करवा रहे हैं जो हमारे कमेटी कन्वेनर्स हैं LCCI के अंदर, कि वो अपनी अपनी डोमेन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज़ हैं, और वो जो कमेटीज़ डिज़ाइन की गई हैं व्हाट्स द पर्पस कि उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है. उस फील्ड के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको देख रहे हैं. जो आज के हमारे मेहमान मौजूद हैं वो बेसिकली बड़ा एक कोर इशू है, नॉट ओनली फॉर वन डिपार्टमेंट और वन फील्ड, दैट इज़ बेसिकली ओवरऑल फॉर होल पाकिस्तान. बाकी कंट्रीज़ में भी इस तरह के मसाइल चलते हैं जहाँ पे भी बिज़नेस हो रहा होता है, बट इन पर्टिकुलर विल टॉक अबाउट कि पाकिस्तान में जो है वो उस डिपार्टमेंट में किस तरह के हालात हैं. उनका पर्सनल तारुफ जी मैं आपको थोड़ा सा करवाती हूँ. अफसल सन्स के नाम से उनका बिज़नेस है, CEO हैं वो उसके, और हार्डवेयर और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइन है उनकी. सो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ 2003 से वो मुंसलिक हैं और अभी कन्वेनर हैं जी वो एंटी स्मगलिंग की कमेटी के. सो आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान मोहम्मद अली अफसल साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. वेलकम ऑन द शो सर. Thank you. Sir, we'll start off with your company, with your committee basically, that what's the purpose of designing this committee? ये बड़ा core issue रहता है और हर field में, हर business line में जो है इस तरह के challenges जो है वो देखना भी पड़ते हैं, face करने पड़ते हैं anti smuggling के, कि बहुत से goods होते हैं जो smuggle हो रहे होते हैं. इस committee को design करने का purpose क्या था सर? जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट नुमान कबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कमेटी का कन्वीनियर जो है वो मुकर्रर किया और मुझे दोबारा से मौका दिया कि मैं ट्रेडर्स के लिए एंटी स्मगलिंग जो कमेटी को रिप्रेजेंट कर सकूँ और जो भी हमारे इश्यूज चल रहे होते हैं हमारे स्मॉल ट्रेडर्स के, हमारे इम्पोर्टर्स के जी, उसको जिस तरह भी हो सके इस डिपार्टमेंट के साथ रिजॉल्व करवा सकें. राइट सर. जो इस वक्त हमारी इकोनॉमी चल रही है और हमारी जो ट्रेड इस वक्त जो पाकिस्तान की चल रही है उसके अंदर एंटी स्मगलिंग की जो एक डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है. जी जी. बेसिकली एंटी स्मगलिंग का जो सिस्टम है वो यही होता है कि जी हमारे जो मार्केट्स हैं उनके अंदर जो स्मगल प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी रोकथाम की जाए और कोशिश ये की जाए कि वो प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में सेल ना हो, थ्रू प्रॉपर चैनल इंपोर्ट हो जिसके ऊपर गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके दिया जा सके जी सर, और उसकी ड्यूटी एंड टैक्सेस पे हों. लेकिन इंस्टेड ऑन द अदर हैंड हमारा हमेशा से इस डिपार्टमेंट के साथ एक ही जो है वो बात रही है कि भाई आप जो है ये जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं इनको मार्केट लेवल के ऊपर आप लिफ्ट ना करें, इनको बॉर्डर के ऊपर सील करके या बॉर्डर के ऊपर इनको रोका जाए ताकि कि ये मार्केट में आ ही ना सके. मार्केट में जो जेन्युइन इंपोर्टर्स हैं वो भी इससे इफेक्ट होते हैं. जी ऑफ कोर्स सर. इसमें ये नहीं होता कि जी ट्रेडर्स को ही फायदा होता है, इसमें हमारे जो इंपोर्टर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं. इसमें बिल्कुल इसकी एक मिसाल इसी तरह है कि एक इंपोर्टर अगर वो जेन्युइन तरीके से एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है और ड्यूटी एंड टैक्सेस पे करके मार्केट में लेकर आता है और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक उसी प्रोडक्ट को जो स्मगल करके लेके आता है उसकी कॉस्ट ह्यूज प्राइस डिफरेंस आता है. बिल्कुल उसके अंदर बहुत ज़्यादा आजकल के जो सिनेरियो है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है इसका डिफरेंस है. जी जी. तो इसमें ये नहीं होता कि जी इसमें मार्केट के लोग भी खुश होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो ग्रीड है वो आपको पता है कि एक स्मॉल सर दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. बट सर जो आपने पॉइंट अभी रेज किया कि इसको बॉर्डर पे ही सीज़ किया जाए जितना भी इंपोर्ट आइटम है जो कि यहाँ पे स्मगल होके आनी होती है. तो सर एक एक्ट है एंटी स्मगलिंग का, एक्ट 1977, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होती है? वो तो प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग के लिए ही डिज़ाइन किया गया है कि वो ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, पेपर्स में? नहीं, बात ये है कि देखिए हम डिपार्टमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते. हम ये नहीं चाहते कि हम हर जगह पे डिपार्टमेंट को ही क्रिटिसिज्म का निशाना बनाएं. बात देखिए सामान जो आता है ना ये कोई छोटी प्रोडक्ट नहीं होती. ये और हम हर दफ़ा उनके साथ जब भी बैठते हैं बड़े अच्छे माहौल में और हमने कभी नहीं कहा कि जी आपका अमला मुलविस है या आपका डिपार्टमेट ये, हम उनको ये कहते हैं कि जी आप इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि ये कोई सुलेमानी टोपी पहन के सामान यहाँ पे नहीं आ सकता. ठीक है. देखिए हमें इसको पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है. जो बंदा अपनी सीट पे बैठा होता है ही वेल नोन के भाई क्या चल रहा है. तो हमारी सिर्फ कोशिश ये होती है कि इनको जस्ट एक जो है ना वो हम पॉइंट आउट कर दें. हमने कभी उनसे ये नहीं कहा कि भाई
یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے یا آپ کا ڈپارٹمنٹ کرواتا ہے, ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا میکنزم بنائیں کہ اس کو بارڈر پہ روک لیا جائے. جب یہ مارکیٹ میں سامان آ جاتا ہے اور ہمارے ٹریڈر, آپ کو پتا ہے کہ چھوٹا ٹریڈر جو ہوتا ہے, جو دکاندار ہے, وہ چھوٹے ایک سرمایہ سے کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو اس چیز سے کچھ, کافی لوگ ایسے ہیں جن کو اس چیز سے لینا دینا کچھ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ پروڈکٹ کہاں سے آئی ہے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ سے کہ 200 کارٹنز آیا اور مجھے ایک ریزنیبل پرائس پہ مل رہا ہے اور میں اس کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی ریٹیل میں سیل کر لوں گا, تو وہ اس پروڈکٹ کو لے لیتا ہے لالچ کے طور پہ, ظاہر سی بات ہے. تو جب وہ بیچارہ لے لیتا ہے, اپنے گودام میں سامان رکھوا لیتا ہے, اور اس کے بعد جب یہ اس کے اوپر ریڈ کرتے ہیں یا کچھ چھاپا مارتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ وہ سامان اٹھا لیا جاتا ہے, اور پھر اس سے وہ ہمارا ٹریڈر جو ہے وہ مشکل میں آ جاتا ہے. وہ اس کو ریئلائز ہوتا ہے بعد میں. تو ہم ایسا نہیں ہونا دینا چاہتے اپنے ٹریڈرز کے ساتھ, اور اسی چیز کے اوپر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کو اس چیز کا ریئلائز کروائیں کہ یہ سامان کو بارڈر پہ ہی روکا جائے. جی سر, اس میں آپ کو کتنا لگتا ہے کہ جو پالیسی میکنگ کی جاتی ہے, جب آپ لوگوں کی ایک میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں, ایک ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں, تو اس پہ امپلیمنٹیشن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میئرز لیے جاتے ہیں, یا پالیسی ایٹ لیسٹ کوئی ایسی ڈیزائن کر کے رائٹ اتھارٹیز کو دی جاتی ہے کہ بھئی یہاں پہ یہ چیزیں ہیں جن کو آپ اسٹاپ کر سکتے ہو, یہاں سے یہ چیزیں کراس نہیں کر سکے, اور اینی تھنگ لائک دیٹ ان پروسیڈنگ کچھ نظر آتی ہے آفٹر دا میٹنگس؟ آپ دیکھیں کہ یہی المیہ رہا ہے ہمارے پاکستان میں کہ جب بھی کوئی پالیسی میکنگ بنائی گئی ہے, اس کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو جو آن بورڈ نہیں کیا جاتا. اسٹیک ہولڈرز آپ اس میں دیکھ لیں کہ آپ کے مینوفیکچررز ہیں, آپ کے ٹریڈرز ہیں, اور آپ کے امپورٹرز ہیں. تین جو آپ کوئی بھی پالیسی اگر ٹریڈ کے لیے بنانا چاہیں تو آپ کو بہت زیادہ لمبے چوڑے لوگوں کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. دو تین مین لوگوں کو, تین مین لوگ ہیں جو آپ دیکھ لیں. اس میں ایک اگر کوئی اس پروڈکٹ کا مینوفیکچرر ہے, اس کے اندر اگر کوئی پروڈکٹ کا ٹریڈر ہے, ڈسٹریبیوٹر ہے, اور ایک جو امپورٹر ہے. تین بندے آپ کو چاہیے. جب بھی آپ کسی پروڈکٹ کے اوپر کوئی ڈیوٹی ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی اتنی ہونی چاہیے, اس کے اوپر سیل ٹیکس یہ ہونا چاہیے, یہ ایگزیمپٹڈ ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, آپ جسٹ اس پروڈکٹ کے ریلیٹڈ تین بندوں کو لفٹ کر کے اس کمیٹی میں بٹھائیں. مینوفیکچرر سے پوچھیں کہ بھئی آپ بناتے ہیں اور آپ کی کاسٹنگ کیا ہے, پیپرز میں اس کی کاسٹنگ آ رہی ہوگی. امپورٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ بھئی ہم نے اس کے اوپر کتنی ڈیوٹیز امپلیمنٹ کی ہیں, اور ٹریڈر سے آپ وہ ریٹیل سیل تو آپ کے پاس آ ہی رہی ہوگی. ٹریڈر کو ایز اے آپ جو ہے نا اسٹیک ہولڈر اس کو ساتھ بٹھائیں کہ بھئی آپ نے اس کو کس طرح سیل کرنا ہے, اور اس کے اوپر ایسی ڈیوٹی ڈیزائن کریں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ سمگلنگ میں آ ہی نہ سکے. اب جب ہوتا کیا ہے کہ جب بند کمروں میں ایک ٹریڈ پالیسی بنائی جاتی ہے اور دیکھ کے یہ کہ بھئی اس پروڈکٹ کے اوپر آپ اتنی ڈیوٹی لگا دیں, اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا, تو بجائے ریونیو جنریٹ ہونے کے وہ پروڈکٹ سمگلنگ میں چلی جاتی ہے. تو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم ہر جگہ پہ اسی چیز کے اوپر وہ جو ہے ایمفیسائز کرتے ہیں کہ بھئی آپ جب بھی کسی پروڈکٹ کے اوپر کوئی بھی ڈیوٹی امپلیمنٹ کریں, سب سے پہلے اس کے اندر اس کے اسٹیک ہولڈرز کو پوچھیں کہ بھئی یہ پروڈکٹ جو ہے اگر اس کے اوپر اتنی ڈیوٹی امپوز ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیل ہو سکے گی؟ جب سیل نہیں ہوگی تو ہمارا بارڈر سینیریو اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ اسمگلنگ ایگزیکٹلی سیکنڈ وائر اسٹارٹ ہو جائے گا. سر اس پہ ان جنرل اگر آپ بالکل بیسکس کی بات کریں تو واٹس گورنمنٹ پالیسی آن اسمگلنگ, آئی مین ہاؤ گورنمنٹ پرسیوز اٹ. ان کے بھی نالج میں اتنا تو ہوگا کہ اسمگل ہو رہی ہے, باقی ان کو نہیں پتا ہوگا کیسے ہوتی ہیں. گورنمنٹ کے پاس اور کافی کام ہوئیں گے, بٹ یہ تو پتہ ہوگا اسمگلنگ ہو رہی ہے. دیکھیں یہ نا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ نا انہیں اور بہت سے کام ہیں, یہ بیسیکلی ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, پورا کلیکٹریٹ ہے ان کا. کلیکٹریٹ مینس کہ ان کی اپنی انفورسمنٹ ہے, ایسی انفورسمنٹ ہے جیسے ہماری لوکل پولیس کی ہوتی ہے, اور یہ فیڈرل لیول پہ ان کے پاس انفورسمنٹ ہے, اور یہ پوری ایک چین ہے ان کی انفورسمنٹ کی. اور سر بڑی اسٹرکٹنیس بھی ملتی ہے. اگر ایک عام شہری ایئرپورٹ سے بھی آ رہا ہو تو اس کو اپنے لگیج کے تھوڑے سے ویٹ بھی اوپر نیچے ہو تو دے آر سپر کانشیس اینڈ دے آر سپر اسمارٹ ٹو ڈو دا ورک. بالکل. اور میں آپ کو اس چیز کے اوپر ایک چیز بتا دوں کہ میری ان کے ساتھ انٹریکشن کافی زیادہ رہی ہے, اور میں نے دیکھا کہ موسٹ آف دا انٹیلیجنٹ پرسنز ان کی سیٹس پہ ہیں, ورکنگ دیر. ٹھیک ہے, ایون کہ اگر وہ اپنے رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے آفیسز میں, دے اسیس یو بائی پاسنگ بائی, یو نو, جسٹ آپ کو ایک ان کو سمپل سی آپ کو اگر ایک رپورٹ, ایک پیج کی رپورٹ آپ انہیں دیتے ہیں نا, تو انہیں اس کے پیچھے کا سارا سینیریو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کہاں کی ہے, یہ پروڈکٹ کیسے آئی ہوگی. کیونکہ میں نے جب بھی ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے, میں نے یہ چیز کو اسیس کیا ہے کہ they are well equipped with their knowledge. They deeply know that how this product comes across the border. تو سر اس لیے کہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے اتنے ٹیلنٹڈ آفیسرز ہو کے
ये गुड्स और सामान लाने वाले और ये पता भी नहीं चलने देते और सामान देखिए जब जहाँ पे आपको पता है कि इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, पैसों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो फिर वहाँ पे हर चीज बहुत सी चीजें चेंज हो जाती हैं, चीजें चेंज हो जाती हैं। तो हमें ऐसा चाहिए कि ऐसी पॉलिसी डेवलप की जाए जहाँ पे पैसों का इंटरेस्ट जो वो डेवलप ना हो सके। एग्जैक्टली मोस्टली रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को जाए। जब आप ऐसी पॉलिसी डिजाइन करना शुरू कर देंगे, कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते सर, जो है उस पर भी इम्प्लीमेंट करवा देना तो मेरे ख्याल से वो एक रेवेन्यू जनरेट होगा ना गवर्नमेंट को टैक्सेस की मद में और ये सब, और जितने वो ड्यूटीज पे कर रहे हैं और ये, तो गवर्नमेंट इज गोना गेट अ हैंडसम अमाउंट आउट ऑफ इट। देखिए मैं If we discourage- इस चीज के ऊपर बिल्कुल इस चीज के ऊपर हमारे इस वक्त जो इंपोर्टर्स हैं ना जी वो बहुत ज्यादा डिसहार्ड है। जी जी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि इंपोर्टर को उन्होंने मुजरिम डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये कोई ऑफेंस कर रहा है। एग्जैक्टली ठीक है? वो बेचारा इन्वेस्टमेंट करता है, 3 महीने के एडवांस पेमेंट्स भेजता है, Yeah. फिर उसको इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करने के बाद एडवांस में ड्यूटी एंड टैक्सेस पे करता है। सो सेकंड ओपिनियन भी तो नहीं उनको मिली कि सेकंड ऑप्शन है आप ये ऑल्टरनेटिव Yes. बिजनेस कर लें, बिकॉज उनके पास तो इंपोर्टर्स तो बेसिक इंपोर्ट्स पे कर रहे हैं। देखिए इंपोर्ट बात ये है कि हम नहीं कहते कि इंपोर्ट्स हमारी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हमारी 70% इंपोर्ट्स जो है वो बेस इस तरह करती हैं कि वो कंज्यूमर आइटम्स में हैं। उनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हाँ जी। हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है बैलेंस होनी चाहिए, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए पॉलिसी डिजाइन करने की जरूरत Exactly. है। ये नहीं है कि भाई आप इंपोर्ट को किल कर दें। और इंपोर्ट इस वक्त प्रॉब्लम जो चल रही है वो ये चल रही है कि एक तो डॉलर की इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, जी सेकेंडली अभी पिछले तकरीबन 1 साल से फ्रेड्स जो थे वो बहुत ज्यादा हो गए। जी जी फ्रेड्स जो है वो अपनी हाईएस्ट पीक के ऊपर है मेरे ख्याल से। मैंने अपनी बिजनेस हिस्ट्री में इतने ज्यादा फ्रेड्स नहीं जी देखे। जी और जब और ड्यूटी एंड टैक्सेस का भी जी। यहाँ पे यही सिस्टम है Exactly, कि भाई sir. जब भी आपका नया बजट आता है आप उसके वो अंदर- रिवाइज प्राइसेस हाँ, होके revise चेंज होती हैं, बिल्कुल उसको चेंज और वो अपग्रेड हुई होती है, कभी भी कम या इक्वल पे नहीं आपको नजर बिल्कुल इसी आती। तरह। और कुछ हमारे ऊपर जो शरायत चल रही है वो FATF जो हमने साइन करके दिया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया, उसकी वजह से हमारे इंपोर्टर्स जो है बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। जब हमारे इंपोर्टर सफर करेंगे ना, देखिए इंपोर्ट खाली यही नहीं है कि भाई वो आपके मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। इंपोर्ट्स इसमें आपकी वो भी हैं जो आपकी इंडस्ट्री को इंपोर्ट एग्जैक्टली, जो नेसेसिटी आइटम्स हैं जी। एक छोटी इंडस्ट्री अगर कोई बंदा लगा के बैठा हुआ है और उसको अगर कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो वो खुद तो import import नहीं कर करेंगे। सकता। उसने तो करवाएंगे। उसने तो लोकल वेंडर से लेना ना, लोकल कमर्शियल से जी लेना। जी अब वो जो लोकल इंपोर्टर है अगर उसको आप ये डिक्लेयर कर दें कि ये बहुत बड़ा ऑफेंस करता है जी, ये इंपोर्ट करता है जी, इसकी इंपोर्ट ज्यादा है, तो मुझे बताएं कि वो इंपोर्टर कैसे फिर इंपोर्ट करेगा। आपने उनके ऊपर बैंक्स का चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, फिर आपने उनकी प्राइस चेकिंग कर दी है, फिर आपने FATF में काफी चीजें ऐसी लिख के दी है, उनका सेल टैक्स की मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। जी तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि जब आप इतना ज्यादा इंपोर्टर को डिप्रेस कर देंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली एंटी स्मगलिंग की जो ये कमेटी है जी, इसके जी। ऊपर काफी ज्यादा इस वक्त मैंने देखा है कि बहुत लोड है, जी क्योंकि इससे स्मगलिंग बढ़ती है। आप ऐसी डिजाइन करें पॉलिसी कि भाई उससे स्मगलिंग आना बंद हो जाए। हम तो हर जगह पे यही कहते हैं कि भाई इस कमेटी को तो होना ही नहीं चाहिए, आप ही पॉलिसी ऐसी बनाएं कि भाई इस कमेटी की जरूरत ही ना पड़े। एग्जैक्टली। मोहम्मद अली अफसल साहब हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू चल रही है और बड़ा जी अलार्मिंग भी है और बड़ा कोर इशू भी है एंटी स्मगलिंग का, कि जितने चीज़ें गुड्स जितने भी स्मगल होके आ रहे होते हैं हमें शायद कोई कुछ चीज़ें कुछ 4-5 प्रोडक्ट लगती हैं कि दिस इज़ द थिंग विच कुड बी स्मगल, बट ऑन द अदर हैंड ऑलमोस्ट ऑल जितने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक मैसिव लेवल पे स्मगलिंग चल रही होती है। हम बात करेंगे, अली साहब हमारे साथ मौजूद है। अली साहब, मैं ब्रेक का वक्त है, यहाँ पे आपके पास एक सवाल छोड़ती जाती हूँ कि वो ये है कि हम वाया अफगानिस्तान यूज़ करते हैं, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है हमारी स्मगलिंग में, इस पे बात करेंगे। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले जी मोहम्मद अली अफसल साहब जो कि कन्वेनर है एंटी स्मगलिंग के कमेटी के, उनके पास एक सवाल छोड़ के गए थे कि सर अफगानिस्तान का वाया जो है वो हमारी स्मगलिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक करता है। आपका क्या ख्याल है कि जो गवर्नमेंट का प्रॉस्पेक्ट था, जो उनका पर्पस था, वो क्या था अफगानिस्तान को एक रास्ता बनाने के लिए, और अब उसका इस्तेमाल बहुत से और तरीकों से होना शुरू हो गया। सो व्हाट्स योर स्टैंस ऑन इट सर? जी बिल्कुल, आपकी ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल मेन क्वेश्चन है। So- जाहिर सी बात है कि स्मगलिंग आती कहाँ से? एग्जैक्टली। अब मेन जो प्रॉब्लम हमें नजर में आती है वो यही आती है कि हमारी जितनी भी स्मगलिंग आती है वो ट्रांजिट ट्रेड से आती है। जी
اب ہماری مجبوری بھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کو فیس بھی کرنا ہے کہ ہم نے ایک وے دیا ہوا ہے بائی روڈ کا، کیونکہ کراچی سے لے کے آپ سمجھ لے کے افغانستان جو ٹرانزٹ ٹریڈ جاتی ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم نے جب بھی اس کے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھے تو دیکھا یہ کہ افغانستان کی آپ لگا لیں کہ جو پاپولیشن ہے وہ 5 کروڑ کے قریب لگا لیں کہ ہم اس کو زیوم کرتے ہیں، لیکن ان کی امپورٹس جو ہے وہ کبھی کسی فگرز کے اوپر ان کے ساتھ میٹ نہیں کی. ایگزیکٹلی. تو دیٹ مینس کہ ایکسیسو ہے، بہت زیادہ ایکسیسو ہے. تو یہ ہمارے دیکھیں جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں ان کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ہم اتنا ٹرانزٹ میں ان کو وے دیں کہ جتنا ان کی کنزمپشن ہے، جتنی ان کی کیپیسٹی ہے. اگر ہم ان کو ایکسیسو امپورٹ کی اجازت دیں گے تو وہ ایکسیسو امپورٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہم یعنی کہ ہمارے پاس ہی آ کے ایگزیکٹلی ایک شارٹ کٹ وے بن گیا ہے، وہاں سے ہمیں ہی واپس آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں اس کی ایک سمپل سر اس پہ چیک اینڈ بیلنس کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں یہ تو پالیسی بنانی پڑے گی. ویسے میں نے تو ابھی تک دیکھا کہ اس کے اوپر مجھے کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آئی کہ اگر وہاں پہ ایک ٹریڈر افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو چیز امپورٹ کرنا چاہتا ہے وہ دبئی سے کنٹینر وہ کرواتے ہیں اور وہ سمپلی سی بات ہے کہ وہ اس کے اوپر اس کے جو بل آف لیڈنگ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر جسٹ لکھا ہوا ہے کہ افغانستان وایا کراچی، اور وہ ٹرانزٹ ریٹ میں وہ کنٹینر جو ہے وہ افغانستان چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو وہ سب پتہ ہے ڈپارٹمنٹس کو کہ بھائی کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا نہیں ہوتا. تو پھر وہ وایا پشاور دوبارہ سے پاکستان میں جو بھی ہو ہمارے 2 بارڈرز لگتے ہیں ان کے ساتھ، ادھر کوئٹہ والی سائڈ پہ بھی لگتے ہیں اور تورکم بھی. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. تو لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ آج کل ہمارے یہاں پہ ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں اس پروڈکٹ کے اوپر، اور موسٹلی ٹارگیٹڈ جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز بہت زیادہ ہے. جس طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ لگژری آئٹمس کے اوپر ہماری گورنمنٹ ہر دفعہ کہتی ہے کہ بھئی ان کے اوپر ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز بڑھائے جاتے ہیں. تو یہ لگژری آئٹمس بھی ہماری ڈیلی روٹین کا یوز کا حصہ ہے. آپ دیکھیں نا، تو جب ان کے اوپر آپ ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز بڑھاتے ہیں تو یہ الٹیمیٹلی اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس تو ہوتی نہیں اس کو خریدنے میں. جسٹ آپ دیکھ لیں کہ اب ایک شیمپو ہے، اگر اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیوٹی بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے تو مجھے یہ دبئی سے خریدنے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، مجھے جسٹ اس کا چاہیے کہ بھئی یہ خرید لیتے ہیں، اتنا خرید لیتے ہیں، بک جائے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اگر ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز کسی پروڈکٹ کے اوپر بڑھاتے ہیں تو ان کو آن دا ادر ہینڈ اپنے بارڈرز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بارڈرز اس طرح نہیں ہے کہ اس سے ہماری گورنمنٹ کو ریونیو جو ہے وہ ریونیو میں نقصان انکریز ہونا چاہیے، بٹ وہ اپوزٹ سائڈ جو اسمگلنگ ہے نا، میں تھوڑا سا کنسیپٹ اس کا یہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ موسٹ آف دا جو ہماری یعنی کہ ہے نا لوگ ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اسمگلنگ جو ہے ان کے ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ اسمگلنگ جو ہے وہ آرمز کی ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ اسلحہ آتا ہے، جو انلیگل مینز جو ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو ڈرگز وغیرہ ہے یہ بیسیکلی اسمگلنگ ان چیزوں کا نام نہیں ہے. ایگزیکٹلی اسمگلنگ میں وہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں، انہی کو اسمگلنگ کہا جاتا ہے جو آپ ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز کے بغیر اور ریونیو کے بغیر بھی جو پروڈکٹس آپ لا کے یہاں پہ وہ بھی اسمگلڈ آئٹمس میں آتی ہیں. تو ہم تو لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے بھی پالیسی میکرز کو بھی، اس کے ساتھ ساتھ کسٹمز کو بھی، اور ہمارے جو ایف بی آر ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں، ان سب کو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ایسی کوئی پالیسی بنائی جائے اس کے اندر اسمگلنگ کو جو ہے وہ آن دا ادر ہینڈ آپ اپنے سامنے رکھ کے ایسی پالیسی ڈیزائن کیا کرے کہ کوئی بھی پروڈکٹ اسمگلنگ میں نہ جا سکے، یعنی کہ وہ اسمگلنگ میں آ کے سیل نہ ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک اور بڑا ایشو چل رہا ہوتا ہے انڈر انوائسنگ کا اور مس ڈیکلیریشن آف دا آئٹمس. اس کو کس طرح سے ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ایف پی آر جو ہے وہ ڈیل کیسے کرتا ہے، اور جو ایک رائٹ وے آف امپورٹر ہے اس کے بزنس کو یہ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے؟ بالکل دیکھیں، پہلا پوائنٹ جو ہے آپ کا انڈر انوائسنگ. جی انڈر انوائسنگ دیکھیں، انڈر انوائسنگ خود بخود کل ہو سکتی ہے اگر آپ ڈیوٹی اس لیول پہ لے آئے کہ اس کے اندر انڈر انوائسنگ کرنی ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے، تو ایک تو بات یہ ہے کہ بھئی آپ نے بہت زیادہ ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز رکھے میں، اس کی وجہ سے امپورٹر کو انڈر انوائسنگ کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں امپورٹرز میں بھی آپس میں بہت زیادہ پرابلم آتی ہے. ایک امپورٹر اگر وہ فل ڈکلیریشن پہ اپنا سامان لے کر آتا ہے تو مارکیٹ میں کمپٹیشن کی وجہ سے وہ ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز پے کر کے اس سامان کو نہیں بیچ سکتا، مارکیٹ پرائس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. سے کہ اگر میں ایک پروڈکٹ فل انوائس پہ $10,000 انوائس شو کر کے لے کر آ رہا ہوں اور میرا ہی کوئی کمپیٹیٹر امپورٹر جو ہے وہ اگر اس کو $7,000 پہ اس پروڈکٹ کی انوائس شو کر کے اس کے اوپر ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز، تو $3,000 کا جو ڈفرنس ہے
हाँ वो ऑलमोस्ट तकरीबन अगर 20% भी बन जाएगा हमारी प्रोडक्ट का तो 20% तो इतना मार्जिन तो है नहीं उसके प्रोडक्ट में। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फ्लैट ड्यूटीज पे ले आए, प्रोडक्ट्स को फ्लैट ड्यूटीज पे ले आए और उनकी वैल्यू असेस कर दे। देखिए वैल्यू असेसमेंट का सिस्टम आपको पता है कि रॉ मटेरियल के साथ कैलकुलेशन चलती है। हाँ जी, हाँ जी। और इसके बाद जो सेकेंडली आपका जो क्वेश्चन था कि भाई मिस डिक्लेरेशन, जी देखिए अब मिस डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। जब से गवर्नमेंट ने वीबॉक्स सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है कस्टम्स में, आपका 5 साल तक डेटा जो है वो उसके अंदर मौजूद रहता है। okay. सबसे पहले एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसके अंदर जब भी आपकी कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट होती है आपसे सिस्टम ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर्ड हो जाता है। ऑटोमेटिकली सिस्टम आपसे उसकी आस्किंग करता है कि भाई अपनी इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट आप इसके ऊपर अपलोड करें। और जब वो अपलोड हो जाती है तो उसके बाद अमेंडमेंट्स हो नहीं सकती, वो हो नहीं सकती। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एक एग्जामिनर को मार्क हो जाती है और एग्जामिनर उसका प्रिंट लेके यार्ड में चला जाता है जहां पे उसको कंटेनर को ओपन करवाता है। एग्जैक्टली। और वो उसके अंदर आपने इनवॉइस में जो भी प्रोडक्ट दी होती है वो उसको मार्क करता है साथ साथ, और फिर एग्जामिनर उनकी तस्वीरें भी लेता है अपने डिजिटल कैमरा से तस्वीरें लेता है और वही तस्वीरें आपके वीबॉक में अपलोड करता है। okay. तो मिस डिक्लेरेशन मुझे नहीं समझ में आती कि मिस डिक्लेरेशन किसको कहा जाता है। कोई वे बीच में रहता नहीं मिस डिक्लेरेशन का इंपोर्टर के लिए। इंपोर्टर जो है इस वक्त मैं ये इन हालात में ये देखता हूँ इंपोर्टर्स जो है वो इस वक्त जेन्युइन इंपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल, okay. जिसके अंदर वो पूरा रेवेन्यू अपनी तरफ से वो पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं रेवेन्यू में और एडवांस में कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इंपोर्टर एक वाहिद होता है जो एडवांस में रेवेन्यू गवर्नमेंट को दे रहा होता है। एग्जैक्टली। और पेमेंट्स भेज के फिर वो अपने सामान का वेट करके फिर वहाँ पे ड्यूटीज और फिर जो उसके बाद एक डबल टैक्स का आया था कि जब आपने आना है तो फिर आपने मार्केट प्राइस के हिसाब से भी एक टैक्स जो है वो पे करना। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर से एफबीआई ने एक सिस्टम निकाला था मेरे ख्याल से जो एडवांस टैक्स के नोटिस उन्होंने डालने शुरू कर दिए थे जितने भी हमारे ट्रेडर्स के कि भाई आप क्वार्टरली अपना टैक्स जमा करवा दें। अच्छा। तो जो मैंने इसको असेस किया वो मैंने ये देखा कि इसके पीछे जो भी स्ट्रेटेजी थी वो इंपोर्टर्स को देख के स्टार्ट की गई कि भाई अगर इंपोर्टर एडवांस टैक्स दे सकता है रेवेन्यू में तो भाई ये हमारे ट्रेडर्स क्यों नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से कि इंपोर्टर को जिस तरह आजकल जितनी बुरी निगाह से देखा जा रहा है और जिस तरह बुरा कहा जा रहा है exactly. ये कहना कोई अच्छी बात सब मेरे ख्याल से डिस्करेज कर रहे हैं। उनको ऑल्टरनेटिव तो दीजिए कि ये चीज है, ये बिजनेस लाइन है, आप इसमें जंप कर लीजिए, ये गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है अपने इंपोर्टर को कि ओके दिस इज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। अब जाहिर सी बात है ओवरनाइट वो कोई जादू का चिराग तो है नहीं कि वो कोई एक नई चीज शुरू कर देंगे और वो कोई यूनिट्स लगा लेंगे, मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे और वो फॉरेन से अपना जो एक्सपोर्ट स्लोगन लेके हम चल रहे हैं। उसके लिए आपको एक पूरी फिजिबिलिटी दी जाती है, एक ग्राउंड सेट किया जाता है, एक पॉलिसी दी जाती है और एक टाइम दिया जाता है कि दिस इज द टाइम टू एडजस्ट और स्विच योर बिजनेस। गवर्नमेंट इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज द पॉलिसी, दिस कुड बी योर कॉन्ट्रीब्यूशन और फिर एक वो फाइनल लेआउट होता है उसका। अब आपने ये इतने सारे क्वेश्चंस जो थे वो एक ही क्वेश्चन में कर दिए तो मैं आपको इसका एक सिंपल सा जवाब देता हूँ कि बीइंग एज ए इंपोर्टर और इंपोर्टर्स के साथ जो एसोसिएशन है उसको देखते हुए हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से असेस किया है कि अगर एक प्रोडक्ट भी आप पाकिस्तान में बनाना चाहें यहाँ पे जो हम इंपोर्ट में करते हैं तो अब मैं लाहौर में रहता हूँ और मेरी यानी कि यहीं पे लाहौर में ही सारा जनरेशंस इधर है मेरी। तो अब मुझे लाहौर के करीब अगर कोई इंडस्ट्रियल जोन दिया जाए तो इस वक्त हमारे जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उनमें जगह आपको पता है कितनी महंगी है? सर महंगी भी है और इतने ऑक्यूपेंसी है और इतने स्काई हाई प्राइसेस हैं कि 4-5 करोड़ रुपए से एक प्लॉट के वो मिनिमम स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आपने वेस्ट या ह्यूज बिजनेस आपको चाहिए तो आपके तो उसके लैंड की कॉस्ट ही नहीं पूरी होती। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आप छोटी से छोटी और वो भी सेल्फ हेल्प की है, बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। और आप अगर एक छोटी सी भी प्रोडक्ट के लिए अगर आप कोई यूनिट लगाना चाहें तो आप 10 करोड़ रुपए से कम पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके साथ साथ अब देखें कि अगर फैसलाबाद के करीब अगर एक कोई इंडस्ट्रियल जोन काट दिया जाए और मैं लाहौर से रोज फैसलाबाद जाऊं वहां पे काम करने के लिए exactly, तो doesn't make any sense, ये पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली और एक और सिनेरियो जो मैंने देखा यहाँ पे, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था राउंड अबाउट 9 to 8 years का था, मैंने देखा है कि पाकिस्तान में घर घर में इंडस्ट्री थी। मैं यानी कि इंटीरियर लाहौर का रहने वाला हूँ, यानी कि डाउनटाउन का रहने वाला हूँ।
तो मैंने ये देखा कि घरों के नीचे ना छोटी छोटी मशीनरीज लगी होती थी, लोग छोटी छोटी कंज्यूमर कॉटेज इंडस्ट्री, आज भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जो है ना उस तरह बढ़ाया नहीं ना फ्लरिश किया जा रहा है, ना सपोर्ट किया जा रहा है। एसएमई सेक्टर तो बिल्कुल नेग्लेक्टेड है। बिल्कुल एसएमई सेक्टर मैं बड़ी जगह पे कहता हूँ कि एक ना प्लास्टिक बनाने वाली जो मशीन होती है जिसको हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहते हैं, ये पोल्यूशन फ्री होती है। हाँ जी, ठीक है, इसके अंदर कोई वेस्ट नहीं निकलती। इसके लिए आपको जस्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है और आपको पानी चाहिए होता है। ठीक है, पानी भी इसके अंदर रिसाइकल आप यूज कर सकते हैं जो कि सर्कुलेट होता है। आज आप किसी जगह पे 4 मशीनें लगाना चाहें, सबसे पहले तो वो वापडा वाले आपको कहेंगे कि अपना ट्रांसफार्मर लगवाएं आप, और वो ट्रांसफार्मर और कमर्शियल उस पे आए, कमर्शियल 25 लाख रुपए से कम की वो 4 मशीनों के लिए आपको ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा 50 केवीए का। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे और फिर आपके पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स वाले वो जाके बता देंगे कि फलां चाहो वो मशीन्स इंस्टॉल करने हैं, फलां चाहो रादर की गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे के हम मशीन्स देते हैं, घरों पर बैठ के काम शुरू करें। और 28 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके ऑफिसर्स आपके पास चक्कर लगाना शुरू कर देंगे और वो आते साथ ही आपको पहले काम बंद कर, पहले यानी कि आपका आते ही पहले काम बंद करो, पहले मशीन बंद करो, फिर बैठ के बात करते हैं। तो जिस मुल्क में ये कल्चर होगा वहां पे एसएमई कहां पे प्रमोट होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। बड़े अनफॉर्चुनेट पॉइंट्स हैं, बट वी डू विश दैट देयर कुड बी द बेस्ट। सर कंक्लूसिव आपका मैसेज फॉर स्मगलिंग की प्रिवेंशन के लिए और एलसीसीआई इस तरह किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो योर लास्ट मैसेज फॉर दिस पर्पस सर बीइंग द कन्वेनर। एलसीसीआई देखें आप, वो अपने ट्रेडर्स जितने भी यहाँ पे जो भी अप्रोच करते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी आवाज़ जो है वो ज़रूर गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं वहाँ तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं सर। और लास्ट ईयर भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम बना था एंटी स्मगलिंग के, कुछ गोदाम्स हमारे ट्रेडर्स के सील किए गए थे। तो मैं यानी कि एंटी स्मगलिंग की जो स्क्वाड थी उनका और जो इनके यहाँ पे डायरेक्टर साहब हैं बासिद अब्बासी साहब, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारी बात पूरी सुनी और जो भी उनके लीगल एक्सपेक्ट्स थे उनको पूरा करते हुए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ जो था वो अकोमोडेट किया। तो इसी चीज़ के ऊपर हम यही कहते हैं कि भाई जो अदारे हैं वो इसी तरह एसोसिएशन में रहने चाहिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो इन अदारों के साथ एसोसिएशन में अपना बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है और इसी तरह ही जो है ट्रेड को जो है एनहांस किया जा सकता है। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। मोहम्मद अली अफजल साहब हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। एंटी स्मगलिंग जो है वो पाकिस्तान का बहुत से मुल्कों का होगा, बट वी आर कंसर्न अबाउट पाकिस्तान। सो पाकिस्तान का एक बड़ा कोर इशू है, बट वी डू होप दैट कोई ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। अगर नई पॉलिसीज़ नहीं भी आती, और इन पर्टिकुलर जो हमारे एक मेजर चंक आता है स्मगलिंग का, दैट इज़ वाया अफ़गानिस्तान, सो उस रूट पे कुछ चेक एंड बैलेंस किया जाए कि उनकी कंजम्पशन कितनी है, उनकी पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए जो कि 4-5 करोड़ के दरमियान में कुछ है, उनकी कंजम्पशन पे एक लिमिट किया जाए, सो दैट कि वही जो गुड्स और वही जो सामान है, वही जो कंटेनर्स हैं वो हमारा ही स्टॉक्स लेके और उसको रीस्मगल कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट वी डू होप फॉर द बेटर पाकिस्तान। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।